हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले सबको, सारे सब्सक्राइबर्स को, न्यू व्यूअर्स जो भी हैं उनको सबको हैप्पी न्यू ईयर। एंड सो अब मैं क्या कर रही हूँ, जो न्यू हैं उनको मैं बता देती हूँ कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स डोमिनिक सैल्वेटर जो है वो मैं कवर कर रही हूँ पूरा बुक, क्योंकि काफ़ी जगह पर वही एज अ रेफरेंस बुक यूज़ किया जाता है। मैंने ऑलमोस्ट 6 चैप्टर कवर कर दिए, ये 6 चैप्टर का लास्ट पार्ट है। तो आप चाहे तो सारे वीडियोस देख सकते हो, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा वीडियोस सेक्शन में। मैंने दूसरा एक रेफरेंस बुक भी स्टार्ट किया है विच इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो भी स्टार्ट हो गया है, उसका ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होने पे आया है, लास्ट पार्ट बाकी है। अब वो भी देख सकते हो, मेरे वीडियोस के सेक्शन में आपको मिल जाएगा चैनल में। तो आज हम लोग ये सेक्शन कवर करके 6 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि 6 चैप्टर ख़त्म हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग 7 चैप्टर पे जाएंगे एंड देन हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स भी साइड बाय साइड कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड यस, वीडियोस को लाइक करते रहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसे आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, हेल्पफुल है कि नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट है एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, इंडस्ट्री लोकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। कैसे एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स जो भी कंट्री ने अपने नेशन के लिए एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स बनाए हैं कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो ऐसा होना चाहिए, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करना है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए प्रोग्राम। कोई नेशंस नहीं बनाता है वैसे स्टैंडर्ड्स, तो उस बेसिस पे कैसे इंटरनेशनल ट्रेड एंड लोकेशन आप डिटरमाइन कर सकते हैं। Industrial location and international trade are also affected by different environmental standards in different nations. हम कहाँ पे हमारे इंडस्ट्री का लोकेशन डिटरमाइन करें और उसके बेसिस पे किस तरीके से कौन से नेशन पे इंटरनेशनल ट्रेड होगा, वो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड पे भी बेस्ड रहता है। एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? दे रेफर टू लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल यानी हीट पोल्यूशन एंड पोल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम गार्बेज दैट इज वेस्ट पोल्यूशन, डिस्पोजल दैट अ नेशन अलाउज। तो क्या होता है एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, क्या होता है कि मिनिमम इंडस्ट्रीज जो हैं वो समझो नेशन में, किसी भी नेशन में इंडस्ट्रीज जो है वो मिनिमम समझो लेवल हम लोग ऐसे ही लेते हैं नंबर्स के तौर पे, 2 लेवल तक वाटर पोल्यूशन कर सकता है। हम इतना इन डेप्थ नहीं जाएंगे स्टैंडर्ड्स क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे ही दे रही हूँ। 2 लेवल तक वाटर पोल्यूशन कर सकता है। अगर समझो जो पोल्यूशन है उसको लेवल्स दिए गए हैं, 1 लेवल 2 लेवल, तो 2 लेवल तक इंडस्ट्रीज वाटर पोल्यूशन कर सकता है, 1 लेवल तक एयर पोल्यूशन कर सकता है। देन दूसरे वेस्ट पोल्यूशन है जो गार्बेज से डिस्पोजल है, तो वो 5 लेवल तक चलेगा। तो ऐसे जो अलाउ करते हैं ना कि इतना आप वेस्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये लेवल है आपका, तो इतना मुझे किसी भी इंडस्ट्री को इतना पोल्यूशन अलाउड होगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये डिफरेंट नेशंस डिफरेंटली डिटरमाइन करते हैं, अपने अपने नेशन के लिए, खुद के नेशन के लिए वो लोग डिटरमाइन करते हैं। अब ऑब्वियस है इंडस्ट्री, आप खुद सोचिए इंडस्ट्री कहाँ अपना लोकेशन स्पेसिफाई करेगा जहाँ पे ये लेवल्स हाई हो। यानी समझो 2 नेशन है जहाँ पे वाटर पोल्यूशन, एक नेशन में ऐसी इंडस्ट्री है जो वाटर पोल्यूट करती है, वो ऐसी इंडस्ट्री है जो अपना जो वेस्ट मटेरियल है, केमिकल्स है, वो वाटर में छोड़ती है। तो अगर समझो एक नेशन में, ए नेशन में 2 लेवल्स तक अलाउड है, बी नेशन है उसमें 5 लेवल तक वाटर पोल्यूशन अलाउड है, तो ऑब्वियस है वो इंडस्ट्री बी नेशन में अपना सेटअप करेगी, लोकेशन वो होगा, बी नेशन होगा। तो वो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स देख के अपना लोकेशन स्पेसिफाई करती है इंडस्ट्रीज़। तो वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितना आप अलाउड हो। हम बोलते हैं ना कि अगर समझो आपके पास 1000 रुपीज़ आपके पेरेंट्स ने दिया एज अ पॉकेट मनी, तो
तो आपके पेरेंट्स बोलते देखो हम एक रिस्ट्रिक्शन रख रहे हैं कि आप 700 तक खर्चा कर सकते हो, बाकी या हर महीने आपको एक रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट देते हैं कि इतना आप खर्चा कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही एक एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड हो गया कि इतना आप एयर पोल्यूशन कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, इतना वाटर पोल्यूशन अलाउड है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये डिफरेंट पोल्यूशन इतने लेवल तक अलाउड है। दिस इज़ एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स. Environmental pollution results whenever the environment is used abused as a convenient and cheap dumping ground for all types of waste product arising from the production, consumption or disposal of goods and services. कब होता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन? जब समझो केमिकल्स हवा में छोड़ दिए तो एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर में केमिकल्स छोड़ दिए, स्पिल ओवर हो गया, तो वाटर में केमिकल छोड़ दिया तो वाटर पोल्यूशन हो गया, कंजम्पशन के टाइम पे एयर पोल्यूशन हो गया या वाटर पोल्यूशन हो गया, हीट पोल्यूशन हो गया, थर्मल पोल्यूशन हो गया। तो वो ऐसे तरीके से पोल्यूशन होता है। या आप यूज़ कर रहे हो किसी एनवायरनमेंट का या किसी चीज़ का, तो आप ओवर यूज़ कर रहे हो उसका, तो उससे पोल्यूशन हो गया। समझो आप इनडायरेक्ट वे में अगर आप ट्रीज़ आप ऐसे इंडस्ट्री हो जहाँ पे ट्री यूज़ होता है, ट्री का वुड यूज़ होता है, तो ट्री आप काफ़ी कट कर रहे हो तो डिफॉरेस्टेशन हो गया, उससे एयर पोल्यूशन होगा। तो वो सारी चीज़ें क्या है कि आप यूज़ भी कर रहे हो तभी भी पोल्यूशन होगा, आप उसका अब्यूज़ कर रहे हो यानी आप केमिकल छोड़ रहे हो और हवा में केमिकल्स छोड़ रहे हो तो उससे भी, या नॉइज़ पोल्यूशन कर रहे हो उससे भी, आपका यूज़ से भी एंड अब्यूज़ से भी पोल्यूशन होगा। या आप डंपिंग कर रहे हो, जैसे काफ़ी सारी वेस्ट प्रोडक्ट है आप डंप कर देते हो सॉइल में, तो सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। तो वो डंपिंग की वजह से, तो आप जिस तरीके से यूज़ कर रहे हो आप पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, तो वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया। Environmental pollution can lead to serious trade problems because the price of traded goods and services often does not fully reflect our social environmental cost. तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन अगर होता है तो उसका कॉस्ट नहीं लिया जाता। अब उसका कॉस्ट क्या है, एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ कि एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स अगर आपने किया है तो उसमें आता है सोशल मार्जिनल बेनिफिट, सोशल मार्जिनल कॉस्ट। तो उसके बेसिस पे डिटरमाइन होना चाहिए, ना कि प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट और प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट। अब होता क्या है सोशल मार्जिनल बेनिफिट या मार्जिनल कॉस्ट, तो इसमें एक्सटर्नैलिटीज़ अगर आपने किया है तो एक्सटर्नैलिटीज़ आ जाती है। वो वर्ड आपने एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में किया होगा। एक्सटर्नैलिटीज़, अब ये होता क्या है, देखिए अगर समझो कि ये कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, ये वाटर में, ये पानी में, वाटर में कोई केमिकल छोड़ रही है, तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो छोटे छोटे घर है, विलेजेस है, वो ये पानी यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उधर फ़ी पे कर रहे हैं, तो वो एक कॉस्ट हो गया। दूसरे को जो इफ़ेक्ट होता है नेगेटिवली, वो कॉस्ट हो गया, वो सोशल कॉस्ट हो गया। और जब हम नॉर्मली किसी चीज़ का डिमांड एंड सप्लाई में कंसिडर करते हैं, वो ये कॉस्ट हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो ये कॉस्ट भी कंसिडर करना चाहिए। तो प्राइस में ये कॉस्ट आता नहीं है कि एक्सटर्नैलिटीज़ हो रहा है और उसके वजह से किसी और को अफेक्ट कर रहा है, तो वो सोशल कॉस्ट नहीं यूज़ होता है। तो प्राइस ऑफ ट्रेडेड गुड्स एंड सर्विसेज डज नॉट रिफ्लेक्ट सोशल एनवायरमेंटल कॉस्ट, उसमें सोशल एनवायरमेंटल कॉस्ट नहीं आता है। वो सिर्फ अपना कॉस्ट देखता है कि इस चीज़ में बनाने में, फाइनल प्रोडक्ट बनाने में क्या रॉ मटेरियल पड़ा, क्या लेबर पड़ा, लेबर का वेजेस क्या है, बस उतना कॉस्ट। ये एनवायरनमेंट को जो अफेक्ट हुआ वो कॉस्ट कंसिडर नहीं होता है। A nation with lower environmental standards, जहाँ पे environmental standards कम है, can in effect use the environment as a resource endowment or as a factor of production in attracting polluting firms from abroad and achieving a comparative advantage in polluting goods and services. तो जहाँ पे environmental standards lower हैं, वो उन इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो इन एनवायरनमेंट्स को एज अ रिसोर्स यूज़ करते हैं
लोअर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, मतलब जहाँ पे आप ज़्यादा अलाउ करते हो पोल्यूट करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं ऐसे नेशंस, तो वो एनवायरनमेंट को ऐसे रिसोर्स एंडाउमेंट यूज़ कर सकता है कि एनवायरनमेंट अब उन नेशन के लिए एक ज़रिया बन रहा है दूसरे इंडस्ट्रीज़ को इनवाइट करके उनको कहने के लिए कि आप यहाँ पे प्रोड्यूस करो एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो यूज़ कर सकते हैं वो नेशन, और फिर एक कंपैरेटिव एडवांटेज उनके लिए ये हो गया. In fact, US labor opposed NAFTA out of fear that many jobs would be lost in the US as a result of US firms migrating to Mexico to take advantage of much more relaxed environmental laws and lower cleanup cost. NAFTA क्या है? NAFTA is North American Free Trade Agreement. अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है? देखो, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के डिफरेंट लेवल्स हैं, वो हम लोग आगे करेंगे. उन डिफरेंट लेवल्स का एक लेवल है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. उसमें क्या होता है क्या नहीं वो हम लोग बाद में उस टाइम पे देखेंगे. तो इसको उन्होंने अपोज किया था यूएस लेबर ने कि नाफ्टा नहीं आना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर नाफ्टा आ गया तो काफ़ी लोग यूएस से चले जाएंगे, लाइक काफ़ी जॉब्स चले जाएंगे यूएस से, क्योंकि यूएस के फर्म्स अब जाएंगे वहाँ पे मेक्सिको में काम करने. इंडस्ट्रीज़ मेक्सिको में डेवलप होंगी, तो यूएस में फर्म्स नहीं है तो काफ़ी जॉब्स चले जाएंगे, माइग्रेट हो जाएंगे लोग वहाँ पे, क्योंकि एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, एनवायरमेंटल लॉज वहाँ पे काफ़ी लीनियंट है. इतना वो लोग स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स नहीं लगाते हैं. Environmental considerations were so strong that a side agreement on environment had to be added to ensure the passage of NAFTA by the US Congress. तो इतना उसमें environmental consideration इतना strong था कि उन्होंने NAFTA में एक agreement environment के related भी की है. High level symposium on trade and environment held in Geneva in March 1999 strongly recommended that trade agreement be subjected to environmental impact assessment. तो एक मीटिंग की तरह हुई थी ऑन ट्रेड एंड एनवायरनमेंट, लाइक कैसे ट्रेड की वजह से एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट होता है, उस पर एक मीटिंग रखी गई जेनीवा में मार्च 1999 में, ताकि उन्होंने फिर रिकमेंड किया कि ट्रेड अग्रीमेंट्स जो हैं वो सब्जेक्ट हो जाते हैं एनवायरनमेंटल, लाइक ट्रेड अग्रीमेंट्स जो है ना उनको एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए. A World Bank study by Low 1992 indicated that polluting or dirty industries and their exports have expanded faster than clean industry and their export in poor developing countries than in rich developed countries. तो एक स्टडी वर्ल्ड बैंक ने की थी जहाँ पे डर्टी है, यानी काफ़ी पोल्यूट कर रहे हैं, पोल्यूशन हाई है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हाई होंगे, अलाउ किया होगा पोल्यूशन के लिए, तो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे बिल्ड हो रही है, वो वहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है, तो वो एक्सपोर्ट करेगी. वेराज जो क्लीन है वो एक्सपोर्ट कम कर रही है. अब एक्सपोर्ट कम कर रही है तो वो पुअर होगी नेशन, क्योंकि एक्सपोर्ट कम है तो पुअर नेशन होगा. ये एक्सपोर्ट हाई हो जाएगा, हाई एक्सपोर्ट है तो वो रिच नेशन बन जाएगा, राइट. तो इस वजह से जो क्लीन है वो पुअर नेशन है. However, the study also found that as nations become richer, they voluntarily adopt more environmentally friendly approaches to economic development and become increasingly concerned about sustainable development. जैसे जैसे वो लोग और डेवलप होते जाते हैं रिचर नेशंस, वो लोग अब एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचने लगते हैं. अभी काफ़ी नेशंस एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचते हैं, तो वो लोग ऐसी चीज़ें, इको फ्रेंडली हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे पास, तो वो उस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, उस तरीके से एनवायरनमेंट को ध्यान रख के वो लोग बनाते. तो आपने कज़नेट्स कर्व किया होगा, कज़नेट्स कर्व, इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस,
जो है वो ऐसे कि स्टार्टिंग में जो नेशंस हैं वो इनइक्वालिटी के बेसिस पे भी है और एनवायरनमेंट के बेसिस पे भी है, कि जैसे जैसे स्टार्टिंग में नेशंस ग्रोथ करने लगता है तो वैसे वैसे वो एनवायरनमेंटल को अफेक्ट करने लगता है, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वो समझ जाता है कि नहीं, हमें एनवायरनमेंट का भी ध्यान देना है। तो वो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यहाँ पे ग्रोथ हो गया, यहाँ पे एनवायरनमेंट का पोल्यूशन हो गया। तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट पोल्यूशन कम होता है लेकिन ग्रोथ बढ़ते जाता है। तो ये इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस इसी के बारे में था। एक वो इनइक्वालिटी के बारे में भी है और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड के बारे में भी है। तो केस स्टडी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर 6.8 आप कर सकते हो। इन जुलाई 2001 अ हिस्टोरिक accord that sets target for industrialized countries to cut emission of greenhouse gases that contribute to global warming was signed as part of implementation of Kyoto Protocol on the climate change signed in 1997. तो 2001 में क्योटो प्रोटोकॉल पहले आया था 1997 में, साइन हुआ था। तो उसके ही बेसिस पे 2001 जुलाई में इन्होंने एक अग्रीमेंट की तरह, इन्होंने एक ऑलमोस्ट अग्रीमेंट हम कह सकते हैं, उन्होंने साइन किया कि अब हम ग्रीन हाउस गैसेस जो अफेक्ट करता है ग्लोबल वार्मिंग को, ग्रीन हाउस गैसेस, देयर आर 6 ग्रीन हाउस गैसेस जो इन्होंने डिसाइड किए थे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ये सारे 6 हैं, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड। तो ये टोटल 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं। देखो, इंडस्ट्रीज़ जब एमिट करती है ना तो ऑलमोस्ट यही गैसेस एमिट करती है। इंडस्ट्रीज़ हो गई या कोई भी और चीज़ें हैं, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन प्रोसेस में ये 6 ग्रीन हाउस गैसेस ऑलमोस्ट एमिट होते हैं। तो ये 6 ग्रीन हाउस गैसेस जो है ना वो बहुत अफेक्ट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। तो इनको कम करने के लिए इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया कि सारे नेशंस को इन 6 गैसेस को कम करना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी क्योटो प्रोटोकॉल में कहा गया था कि आपको ग्रीन हाउस गैसेस कम करना है, बट लिमिट नहीं की गई थी। तो इन्होंने फिर टारगेट सेट किया। तो क्योटो प्रोटोकॉल में सिर्फ बात हुई कि आपको देखो, मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपको मैंने कह दिया कि आपके एग्ज़ाम में आपको पास होना है, बस। तो वो हो गया क्योटो प्रोटोकॉल कि आपको ग्रीन हाउस गैस कम करना है, बस। लेकिन मैंने एग्ज़ाम आते आते बाद में कहा कि नहीं, आपको एटलीस्ट 80% लाना है। तो वो एक टारगेट हो गया 80%। तो 2001 में उन्होंने टारगेट सेट कर दिया कि इतना परसेंटेज आपको कम करना है। The US refused to sign the agreement, calling its targets arbitrary and too costly to comply. तो US ने रिफ्यूज़ कर दिया। US ने बोला नहीं, टारगेट्स बहुत अजीब हैं और काफ़ी कॉस्टली है कि वो टारगेट्स अचीव करने तक हम लोग को बहुत कॉस्ट होगा। तो इस वजह से उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। At the UN Conference on Climate Change in Bali in December 2007, 190 nations, including US, signed an agreement to negotiate a new treaty to succeed the Kyoto Protocol, expire in 2012, calling for halving of emission of heat-trapping gases by 2050. तो तभी उन्होंने बाली में मिलके 2007 में क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो 2012 में एक्सपायर होने वाला था। 1997 में प्रोटोकॉल साइन हुआ था। प्रोटोकॉल में ये कहा गया था ये चीज़ें करनी है, 2012 तक होनी चाहिए। 2012 में वो ख़त्म होने वाला था। तो अब 2012 के बाद क्या करना है, न्यू अग्रीमेंट साइन करना, तो वो उन्होंने बाली में डिसाइड किया दिसंबर 2007 में कि हम न्यू ट्रीटी बनाएंगे ताकि वो क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस कर सके। और अब की जो उसका टाइम पीरियड होगा वो 2050 तक आपको ख़त्म करना है, ऐसे होगा। At the UN Climate Change Conference in Durban, South Africa, in December 2011, it was decided to extend the life of Kyoto Treaty, negotiate a new pact by 2015 to take effect by 2020 that would include emission curbs also by developing countries, which now account for almost 3/5 of global emission. The new pact is also to establish the $100 billion green climate fund, through which developed nations help developing nations offset
द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल चेंज। तो अभी देखो क्योटो प्रोटोकॉल है ना, क्योटो प्रोटोकॉल में पहले क्या हुआ था कि जो नेशंस हैं जिन्होंने ऑलरेडी, हिस्टोरिक नेशंस जो हैं जिन्होंने हिस्ट्री में ऑलरेडी बहुत पोल्यूशन कर दिया है, वो ऑब्वियसली डेवलप्ड नेशंस होंगे जिन्होंने बहुत पोल्यूशन करके अपने इंडस्ट्री बना के उन्होंने रिच बनते गए हैं, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में मेनली फोकस था कि उन रिच नेशंस को या डेवलप्ड नेशंस को कहा जाए कि आप पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ें करो। डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जो डेवलपिंग अभी हो रहे हैं, उनको थोड़ा लीनियंटली कहा गया कि आप भी करो, लेकिन आपको अलाउ करते हैं कि आप इंडस्ट्री को पोल्यूट करो क्योंकि आपको भी रिच बनना है। लेकिन अब जो 2015 में नेगोशिएशन हुआ और न्यू पैक्ट साइन करने वाले थे, उसमें ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी टारगेट्स दिए गए कि क्यों, क्योंकि वो ऑलमोस्ट थ्री फिफ्थ यानी 5 हिस्सों में से 3 हिस्से जितना तो पोल्यूशन वो कर रहे थे, अब डेवलपिंग कंट्रीज़ कर रहे थे, तो उनको भी अब कहा गया कि आपको भी अभी कम करना है। और एक और चीज़ उन्होंने इस पैक्ट में लाई थी, वो थी ग्रीन क्लाइमेट फंड, जो कि 100 बिलियन था, $100 बिलियन, जो डेवलप्ड नेशंस के थ्रू आएगा, ताकि वो जो फंड है वो डेवलपिंग नेशंस यूज़ कर सके एनवायरमेंटल डैमेज को वापस रिपेयर करने के लिए या एनवायरमेंटल चेंज लाने के लिए। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स आए, आपको समझ में आया होगा कैसे इंडस्ट्री को लोकेट करते हैं, जहाँ पे एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स काफ़ी लो होंगे, लाइक लीनियंट होंगे, वहाँ पे वो करते हैं, काफ़ी रैडिकल या स्ट्रिंजेंट होंगे तो वहाँ पे लोकेशन डिसाइड नहीं करेंगे। और ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, उसके बेसिस पे फिर वो एक कंपैरेटिव एडवांटेज नेशन कर सकता है कि इनवाइट करने के लिए कि आप यहाँ पे इंडस्ट्री बनाओ और फिर ट्रेड करो। तो उस तरीके से एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट करता है। 6 चैप्टर हो गया है कंप्लीट, हम 7 चैप्टर आज ही स्टार्ट कर लेंगे। देख लेते हैं 7 चैप्टर क्या है। तब तक आप लाइक एंड शेयर करते रहिए, कमेंट भी कर दीजिए। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटरनेशनल ट्रेड, कैसे इंटरनेशनल ट्रेड इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट करती है वो हम देखेंगे। तो वेट करते रहिए, कब मैं 7 चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तब तक आप देखते रहिए द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स। थैंक यू।